दोस्तों आप सभी को अमन ओम पाटीदार का नमस्कार। हम एमपी अकोमोडेशन एक्ट के चैप्टर 2 पर चल रहे हैं और आज हम हमारा चैप्टर 2 समाप्त कर देंगे। चैप्टर 2 मतलब सेक्शन 4 टू सेक्शन 11। हमने अब तक क्या देखा एमपी अकोमोडेशन में? हमने सेक्शन 4 में एक्सेप्शन देखा, मतलब जो चैप्टर 2 पर लागू नहीं होता है उसकी बात हुई है सेक्शन 4 में। फिर सेक्शन 5 में हमने देखा कि कुछ स्टैंडर्ड रेंट ही देना है, ऐसा करके टेनेंट को बताया गया है कि आपको इससे ऊपर देना नहीं है। अब टेनेंट का सवाल ये कि सर ठीक है, आपने बोला कि स्टैंडर्ड रेंट नहीं देना है, ठीक है नहीं दूंगा, लेकिन ये तो बता दो कि स्टैंडर्ड रेंट तय कौन करेगा? लैंडलॉर्ड तय करेगा कि टेनेंट तय करेगा कि हमारा पड़ोसी तय करेगा या कोई अथॉरिटी है? किसके पास जाकर ये तय होगा कि मुझे एक्चुअली देना क्या है? मतलब जब तक आपने स्टैंडर्ड रेंट तय नहीं किया है तब तक तो भैया आपको कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट ही देना है जो आप दोनों ने मिलकर तय करा है। लेकिन एक बार आपका स्टैंडर्ड रेंट तय हो गया उसके बाद फिर आपको स्टैंडर्ड रेंट देना है, तो भाई साहब आप सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगाओ, मतलब जो भी है सेक्शन 10 में है उसके लिए। फिर हम सेक्शन 6 की बात करते हैं। 6 में भी शुरुआत में स्टैंडर्ड रेंट की ही बात हुई है और उसके बाद कुछ और प्रोविजंस थे। तो मतलब सेक्शन 6 में जैसा कि आपने लैंडलॉर्ड को मना बोला है कि देख भाई तो स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर लेना मत। अब उसका सवाल कि कहाँ कौन तय करेगा? अगेन जवाब वही है, सेक्शन 10। अब सेक्शन 10 में कौन तय करेगा? RCA, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। वो कैसे तय करेगी भैया? तो सेक्शन 7 और 8 के प्रिंसिपल्स के ऊपर सेक्शन 7 और 8 में कुछ गाइडलाइंस दी हुई है और बताया हुआ है कि सेक्शन 7 का स्टैंडर्ड रेंट आप तय करोगे भैया तो ये प्रिंसिपल्स है हमारे। सेक्शन 8 में इंक्रीज के लिए कुछ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस दी हुई है। तो ये सब सेक्शन 10 से मिले हुए हैं, है ना। तो सेक्शन 10 में 7 सब सेक्शन है, हम एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। और ये जो लिखा हुआ होता है ना, एक शिकायत है ये मेरे पास किस तरह की राइटिंग थोड़ी खराब है, तो मैं बता दूं कि ये आप मतलब मुझे सुन लिया करो, ये तो बोर्ड तो सिर्फ मेरे लिए कि मैं भी पॉइंट आपका भूलूं नहीं आपको बताना, इसलिए। और इसका फोटो मैंने खींच लिया है और आखिर में इसका फोटो आपको मैं आ जाएगा कैमरे के सामने, तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना पेट भर के, है ना। ऐसा कुछ रहता नहीं है ना। आप सेक्शन वाइज चले तो आपको ज्यादा बेहतर और अच्छा समझ में आएगा। हम सेक्शन 10 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 10 की शुरुआत में लिखा हुआ है, सब सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है हम पढ़ लेते हैं। द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शाल ऑन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ आइदर बाय लैंडलॉर्ड टेनेंट प्रिस्क्राइब्ड मैनर फिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन स्टैंडर्ड रेंट और इंक्रीज। बहुत सीधी सी बात बोली है कि भैया देखो RCA साहब, आपके पास लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों में से कोई आएगा, हमने बोल रखा है। उन दोनों की समस्या ये होगी कि या तो वो आपसे स्टैंडर्ड रेंट तय करा रहे होंगे या उसका इंक्रीज तय करा रहे होंगे। मतलब अल्टीमेटली लैंडलॉर्ड या टेनेंट दो लोग जा सकते हैं, है ना। तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जाना चाहिए, या तो लैंडलॉर्ड होगा वो या टेनेंट होगा। अब इसका मतलब ये है कि देखो लैंडलॉर्ड क्या चाहता है कि उसका किराया बढ़े, टेनेंट क्या चाहता है कि कम हो। इसका मतलब सेक्शन 10 में जो स्टैंडर्ड रेंट तय होगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है ना। ऊपर जाने की संभावना है तभी तो लैंडलॉर्ड जा रहा है, और नीचे जाने की संभावना है तभी तो टेनेंट जा रहा है ना। तो या तो टेनेंट जाएगा या लैंडलॉर्ड जाएगा, है ना, इनके सिवा कोई और नहीं जाएगा। अब इसमें क्या बात बोली है और नेक्स्ट अपन देखते हैं किसके लिए, सेक्शन 7 के स्टैंडर्ड रेंट को तय करने के लिए और सेक्शन 8 के इंक्रीज को। अब नेक्स्ट हम इसका सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। इन फिक्सिंग सच रेंट और लॉफुल इंक्रीज द RCA shall fix an amount which appears to it be the reasonable having regard to the provisions of section 7 और section 8 and the circumstance of the case, है ना। छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी बोली है। RCA को क्या करना है, स्टैंडर्ड रेंट तय करना है या इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रेंट सेक्शन 8 को इंक्रीज करना है। अब कैसे करना है, तो उन्होंने बोला कि जो गाइडलाइन दी ना हमने सेक्शन 7 में और सेक्शन 8 में, उनको पढ़ लेना और उनके हिसाब से करना। तो गाइडलाइन को 100% मानना है क्या मतलब गाइडलाइन ही सब कुछ है या उसके बाहर भी कोई रास्ता है ना। मतलब 90% आपकी गाइडलाइन बनेंगे, 10% कोई छूट है क्या हमारे लिए, हम कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो आप। प्लस सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, परिस्थिति और समय काल परिस्थिति के हिसाब से RCA के पास गाइडलाइन के एक्सटेंडेड कुछ पावर है, छोटा सा पावर है, लिमिटेड पावर है, वो उसमें ऐड माइनस कर सकता है। तो अल्टीमेटली टू बी फिक्स्ड रीजनेबल अमाउंट, है ना। इसलिए उन्होंने ये नहीं बोला कि सेक्शन 7 का स्टैंडर्ड रेंट ऐसा कैसा फिक्स हो जाएगा,
है ना। अगर ऐसा होता तो यही बोलते कि स्टैंडर्ड रेंट ऐसा कैसा फिक्स कर दो, नहीं, उन्होंने रीजनेबल शब्द का इस्तेमाल करा है। इसका मतलब आपने एक डिस्क्रिप्शन दिया है आरसी अथॉरिटी को कि वो स्टैंडर्ड रेंट जो तय करेगी तो सेक्शन 7 की गाइडलाइंस को देखकर प्लस माइनस कर सकती है। इसलिए डिट्टो सेक्शन 7 जो कह रहा है वो जरूरी नहीं कि आपका स्टैंडर्ड रेंट वही हो, वो सिर्फ मार्गदर्शक मंडल है ना। ऊपर नीचे करने की स्थिति में आरसीए हमेशा रहेगी, उसे अथॉरिटी सब क्लॉज 2 ने दे रखी है ना। आइए हम 3 को छोड़ देते हैं, अभी 3 और 5 को एक साथ पढ़ लेंगे। 4th की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात करता है। और जैसा कि मैं बोल रहा था ना कि आरसीए को या तो सेक्शन 7 की गाइडलाइन का इस्तेमाल करना है या सेक्शन 8 की गाइडलाइन का इस्तेमाल करना है। अरे भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि गाइडलाइन का इस्तेमाल हो ही नहीं पा रहा हो, है ना, कुछ इम्पॉसिबल जैसा हो। इम्पॉसिबल जैसा कैसे होगा सर? ऐसा होगा, आपने क्या बोला सेक्शन 7 में कि वो म्युनिसिपल रजिस्टर होना चाहिए और ये होना चाहिए, और वो मतलब आपने तो सर 1948 और 48 के पहले और कंस्ट्रक्शन ये वो इतनी सारी बातें बताई। अब कौन से कागज मिले, कौन से कागज नहीं मिले। अब मेरा मकान बना, मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है प्रूव करने के लिए कि मेरा मकान 50 लाख का था, है ना, तो कहां से प्रूव करूंगा? तो ऐसी बहुत सारी परिस्थिति होगी। सर मेरा मकान का म्युनिसिपल रजिस्टर से मैंने आवेदन दिया था कॉपी का कि मुझे मेरे मकान का वो कितना बनता है रेंटल प्राइस बता दो, तो उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने बोला दस्तावेज में मिला ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति होगी, देन इट इज इम्पॉसिबल कि उन सेक्शंस की गाइडलाइंस को, प्रिंसिपल को माना जाए। अब क्या चाह रहा है भैया, अब सेक्शन 10(4) में आओ। तो 10(4) शुरू में बोलता है कि जब ये असंभव हो जाए कि सेक्शन 7 और 8 की गाइडलाइन का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब सेक्शन 10(1) और सेक्शन 10(4) नहीं है ना, आपके पास ऑप्शन रास्ते तो 2 है, 10(4) और 10(1), लेकिन इफ 10(1) इज इम्पॉसिबल, है ना, सब सेक्शन 1 अगर इम्पॉसिबल होगा तो ही आपको 10(4) को रिफर करना है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ आरसीए कि जब आपके पास टेनेंट या लैंडलॉर्ड आया है, यू हैव टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, आपको उसकी समस्या का निराकरण तो भैया करना ही है। आइए हम पढ़ते हैं, वेयर फॉर एनी रीजन it is not possible to determine the standard rent of any accommodation on the principle set forth under section 7, the rent controlling authority may fix such rent as would be reasonable having regard to the situation, है ना। ये किसकी बात कर रहा है? 10(4) बेसिकली सेक्शन 7 की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड रेंट की बात कर रहा है। इंक्रीज का इससे कोई लेना देना नहीं है ना, इंक्रीज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करने की बात करता है, उसकी बात हो रही है। आइए हम देखते हैं, तो उसने 4-5 बात बताई है। क्लास है ना, CLASS, कंडीशन, लोकेलिटी, अमेनिटीज, सिचुएशन, सिमिलर अकोमोडेशन। अगर आपके पास ये 7 और 8 के प्रिंसिपल काम नहीं आ रहे ये तय करने में कि स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक काम करो, ये क्लास का इस्तेमाल कर लो, हमारी छोटी सी क्लास। इसमें सबसे पहले कंडीशन मतलब जो उसका मकान है जाके देख लो, स्पॉट पर देख लो कि वो पुराना है कि नया है, कंस्ट्रक्शन कितना नया कितना पुराना है ना, जर्जर कैसा मकान है वो देख लो, उसके हिसाब से आपको तय करना है। नेक्स्ट लोकेलिटी है ना, पॉश कॉलोनी, पॉश एरिया होता है एक शहर का, एक होता है झुग्गी झोपड़ी टाइप एरिया, कोई ऐसा कोई थर्ड क्लास एरिया है ना, तो उसकी भले आपका मकान कितना भी अच्छा हो, वहां पे कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, पर आपको उसका एक प्राइस, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है लोकेलिटी की, है ना, तो वो देखेगा वो। फिर अमेनिटीज है ना, अमेनिटीज में बहुत सारी चीज आती है, टेनिस गार्डन दिया कि नहीं दिया आपने, बालकनी कितनी बड़ी है, खिड़कियां कितनी है, इवन चार्जिंग पॉइंट का भी लिख रहा हूं मैं, आजकल तो बहुत जरूरी है कि भैया हर कमरे में 3-4 चार्जिंग पॉइंट तो दो कम से कम, तो अम्यूनिटीज में हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये चीजें भी तय करेगी कि आपको किराया कितना ज्यादा कितना कम देना है। नेक्स्ट है सिचुएशन मतलब कि आपका जो मकान है वो बस स्टैंड के पास है, मार्केट प्लेस में है, रेलवे स्टेशन के पास है, स्कूल है, कॉलेज है, क्या है उसके आसपास, है ना। अकोमोडेशन जैसे हमारे इंदौर में भौर कुआं है, तो उसकी जो सिचुएशन है वो प्रॉम्प्ट है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के पास में, तो उसका किराया हमेशा ज्यादा रहेगा जब तय होगा, तो सिचुएशन को आपको देखना है। फिर सिमिलर अकोमोडेशन, अड़ोसी पड़ोसी को भी देख लेना भैया, है ना, कि इसका 8 है इसका 7 है तो तुम 7.5 ले लो और क्या, है ना। तो इस प्रकार से आपको इन 5 का इस्तेमाल करके अकोमोडेशन का जो किराया है वो आपको स्टैंडर्ड रेंट जो है वो तय करना है। ये छोटी सी बात लिखी है सेक्शन 10 के सब सेक्शन 4 में, और इसका इस्तेमाल कब करना है? जब आप सेक्शन 10 के 1 में नहीं कर पाओ, जब आपके लिए वहां असंभव हो जाए तो फिर आप सेक्शन 10(4) की शरण ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हम 10(3) और 10(5) की। 10(3) वो छोटी सी बात बोलता है कि जब एक अकोमोडेशन का रेंट तय करोगे तो मान लो कि सबलेट किया हुआ है ना, मतलब आपने किसको दिया, उसने किसी और को दिया, तो एक अकोमोडेशन का किराया तय करना है और उसने भी उसके पार्ट को किसी और को दे दिया, है ना। आपने किसी को 3 मंजिला मकान दिया, 2 फ्लोर उसने रखे और ऊपर का 1-2-3 कमरे उसने किसी और को दे दिए। तो 10(3) का कहना है कि भैया आप पूरे
बिल्डिंग का तय कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप उस सबलेट का भी तय कर दो, है ना, उसका भी हिसाब अलग हाथों कर दिया जाए। तो छोटी सी बात 10(3) में लिखी हुई है। और 10(5) क्या बोलता है कि आपने काम करना 1 साल के लिए तय कर देना, है ना। ये बोले 2 महीने 3 महीने इनके कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट को पढ़ना मत आप कि 6 महीने 8 महीने। आपका फर्ज है कि आप तो 12 महीने के लिए कर दो, ताकि बार बार की झंझट कम हो, है ना, बार बार का आवेदन कम आए। तो छोटी सी बात है 10(5) में 10(3) में मतलब एक अकोमोडेशन, पूरे अकोमोडेशन का तय करना है। वैसे ही 10(5) में 1 ईयर के लिए तय करना है, पूरे ईयर के लिए। और उसके बाद आप प्रोपोर्शनेट कर लो आपके हिसाब से, सबलेट में सबलेट जैसा कर लो। और मंथली में अगर आपको 6 महीने तो उसका आधा कर लोगे तो 6 महीने का हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 10(6). बहुत अच्छी बात है इसमें, है ना, इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन, है ना। इसमें इतनी सी बात बोलना चाह रहा है वो कि जब आप किसी अकोमोडेशन का, किसी 2 BHK 3 BHK का आप एक जब स्टैंडर्ड रेंट तय करने जाओगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या सर? वो ये कि होता है कि वो फर्नीचर और वेल फर्निश्ड है ना। आजकल तो मकान बनते ही उसका पूरा फर्नीचर का काम हो जाता है, उसके बाद ही उद्घाटन होता है ना, जिमने जाते हैं अपन उसमें। तो मतलब फर्नीचर उसका हो गया। तो अब सवाल है कि सर फर्नीचर है तो स्टैंडर्ड रेंट बढ़ना चाहिए? नहीं, फर्नीचर है तो अमाउंट बढ़ना चाहिए, पर स्टैंडर्ड रेंट को बढ़ाने का मना बोला है सेक्शन 10 के क्लॉज 6। उसने क्या बोला है कि आप पहले अनफर्निश्ड का तय कर दो कि बिना फर्नीचर की इसकी क्या स्थिति है। मान लो बिना फर्नीचर के आपने बोला कि इसकी बिना फर्नीचर की स्थिति 8,000 है और फर्नीचर एकदम लग्जरी है, तो उसका 3,000 एडिशनल चार्ज में लिख लो आप उसको स्टैंडर्ड रेंट में इंक्लूड नहीं करोगे। ये बेसिक बहुत छोटी सी बात लिखी है 10(6) में कि स्टैंडर्ड रेंट प्लस एडिशनल चार्ज। आपको स्टैंडर्ड रेंट में उस फर्नीचर की कॉस्टिंग को, उसके किराए को इंक्लूड नहीं करना है। ये छोटी सी बात बोलिए। और नेक्स्ट सबसे आखिरी सबसेक्शन है 10 का 7, है ना। ये भी अप्लीकेबल सिर्फ स्टैंडर्ड रेंट के लिए है। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब 10(4) भी स्टैंडर्ड रेंट के लिए एप्लीकेबल है, 10(6) भी स्टैंडर्ड रेंट के लिए एप्लीकेबल है और 10(7) भी स्टैंडर्ड रेंट के लिए एप्लीकेबल है। 10(7) क्या बोलता है कि जब एक टेनेंट आया, लैंडलॉर्ड आया, आवेदन दिया, है ना, कि हमारा किराया तय कर दो, तो किराया तय करेंगे तो कब से, मतलब किस दिनांक से आपको वो किराया देना होगा, लेना होगा, है ना। वो डेट कौन सी होगी जहां से आपका द्वारा तय किया गया किराया उनके लेन देन में होगा, है ना, आपने जो अमाउंट तय किया है। तो अगर एक सामान्य सी बात करें, जब ऑर्डर, है ना, जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम ऑर्डर मानते कि जिस दिन से आदेश आया, है ना। लेकिन इसमें एक पावर दिया है आरसीए को कि आप बहुत थोड़ा पीछे जा सकते हो, बहुत पीछे नहीं जा सकते हो आप, है ना। तो अल्टीमेटली लिमिटेड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करी, है ना, कि लिमिटेड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब कितना पीछे जा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मान लो किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन 1 जनवरी को दी थी, आपने किराया तय कर दिया, उसका मार्च में स्टैंडर्ड रेंट जो भी रहा होगा, तो आपका जो आदेश होगा वो 1 दिसंबर बहुत से बहुत खींच देना, है ना। एप्लीकेशन 1 जनवरी की है, आपका ऑर्डर मार्च का है, लेकिन आप बहुत से बहुत 1 दिसंबर से लागू कर देना उसको, आपका स्टैंडर्ड रेंट, है ना। जो भी कम जाता फिर एडजस्टमेंट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपने बोला कि एप्लीकेशन के 1 महीने पहले तक की आपके पास पावर है कि आप आदेश कर सकते हो। उसके पहले का स्टैंडर्ड रेंट की आप बात नहीं करोगे, है ना। अगर ऐसा नहीं लिखे तो मान लो कोई टेनेंट है, वो जाए 2 साल बाद आरसीए के पास और लगाया कि सर ये तो मेरे से हर महीने 12,000 रुपए ले रहे हैं और आप इसका स्टैंडर्ड रेंट तय कर दो। मान लो उसका रेंट तय हो गया 6,000 रुपए और ऑर्डर कर दिया कि पिछले 2 साल से इनका रेंट हम, मतलब, है ना, 2018 से हम तय करते हैं कि इनका 6,000 रुपए रेंट है, तो हर महीने का 6,000 रुपए का लैंडलॉर्ड टेनेंट को वापस देगा या उतना एक्सटेंड करेगा, है ना। तो ये सब मसले नहीं आए, ये सब समस्याएं नहीं आए। और जो भी व्यक्ति आए आरसीए को, तो उसको पता रहे कि जो भी स्टैंडर्ड रेंट तय होना है उसकी एक लिमिटेड ड्यूरेशन है, एप्लीकेशन के 1 महीने पहले तक के लिए वो एप्लीकेबल है। ऐसा लॉन्ग टर्म आप उसको पीछे नहीं खींचोगे, वरना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 10, है ना। हमने इसको देखा, बेसिकली सारे एप्लीकेशन, सारा आवेदन इसमें लगते हैं। इसमें गाइडलाइन प्रिंसिपल मानना है आपको, सेक्शन 7 और 8 में दी हुई है। हो सकता है कि आप उन गाइडलाइन का किसी स्थिति में पालन नहीं कर पाओ, एप्लीकेबल नहीं हो पाए, तो आप सेक्शन 10(4) की स्थिति को यूज करना। उसमें जो बातें लिखी है, उसमें जो गाइडलाइन प्रिंसिपल है, उसमें क्लास का इस्तेमाल हुआ है, कंडीशन, लोकेलिटी, एमिनिटीज, सिचुएशन, सिमिलर अकोमोडेशंस, है ना। और आरसीए एक्सक्लूसिव डिडक्शन है, ये रेंट तय करने का ना। सिविल कोड वगैरह किसी के पास तय नहीं है कि वो इस अमाउंट को तय करे, और बाकी सारी बातें हम इसकी कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं सबसे लास्ट सेक्शन हमारे इस चैप्टर का, जो है सेक्शन 11। सेक्शन 10 हो गया अच्छे से। अब सेक्शन 11, सेक्शन 11 बात करता है इंटरिम रेंट की। सर ये क्या होता है? देखो भैया, जब टेनेंट और लैंडलॉर्ड जाते हैं आरसीए के पास और आरसीए साहब से बोलते हैं कि सर स्टैंडर्ड रेंट तय कर दो या इंक्रीज इन स्टैंडर्ड रेंट तय कर दो, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब हाथों हाथ तैयार करके दे दिया, है ना, संभव नहीं है।
एविडेंस देखना पड़ता है, पार्टीज को नोटिस देना पड़ता है। मान लो टेनेंट आया आवेदन लेके, है ना, लैंडलॉर्ड को थोड़ी पता है कि आ गया है, उसको बुलाओ नोटिस देके, तू भी आ जा भाई, कुछ कहना है क्या। लैंडलॉर्ड ने दिया तो टेनेंट को बुला लो, भाई तू बता दे तेरा क्या कहना है ना। हो सकता है कोई डिफेंस ले वो कि सर ने जो लिखा है इसके आवेदन में कि ये ऊपर का टेरिस गार्डन है, सर कोई गार्डन नहीं है, घास घास उगती है, उसका जबरन पैसा ले रहा है ना। तो मतलब उसने जो एलिगेशन लगा है, जो उसने अपने मकान को एकदम आलीशान बताने की कोशिश करी है, तो टेनेंट उसका खंडन भी करे कि नहीं करे यार, है कि नहीं। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि समय लगेगा भैया स्टैंडर्ड रेंट को तय करने के लिए, लेकिन इंटरिम रेंट आप तय कर दो। तो सर इंटरिम रेंट की क्या जरूरत थी, 2 महीने बाद ही चलता है स्टैंडर्ड रेंट। अरे नहीं भैया, किसी आदमी की टांग टूट जाए, है ना, किसी आदमी कोई आदमी तकलीफ में है, वो अस्पताल जाए, तो आप ये बोलोगे कि यार एक काम करो, तुम्हारी टांग टूट गई ना, कल शाम को जोड़ देंगे, वेट कर लो। तो बोलेगा अरे कल शाम को ठीक है, जोड़ देना, जल्दी नहीं है, अभी तो कुछ इंटरिम रिलीफ दो, है ना, अभी तो कोशिश करो जोड़ने की, कुछ तो करो अभी। इसका मतलब जब लॉ के पास कोई व्यक्ति आता है और न्याय के लिए आता है कि सर मेरे साथ न्याय हो, है ना, तो लॉ ये थोड़ी कहेगा कि यार तुम 2 महीने बाद तुम्हारे साथ न्याय होगा, है ना। कोशिश करेंगे कि न्याय उसके साथ हाथों हाथ जितना संभव हो सके। हर बार संभव नहीं होता है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट वगैरह के केस में आप इंटरिम रेंट तय करके उससे न्यायपूर्ण कर सकते हो सकता है कि उनका कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट 15,000 का हो और उसका स्टैंडर्ड रेंट करीब 8-9 हजार रुपए आने वाला हो, है ना। एक प्राइमा फेसी आपको देखना है कि क्या इंटरिम रेंट बन सकता है ना, लगभग स्टैंडर्ड रेंट के प्लस माइनस ही चलेगा वो। अब सर आपने तो बोला था सेक्शन 7 में गाइडलाइन भी है, प्रिंसिपल भी 8 में, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आपको प्राइमा फेसिया रूप से करना है आपको, है ना। अगर उनका इस्तेमाल करना ही होगा, कर ही लिया होगा, कर ही लोगे तो फिर फाइनल ऑर्डर ही आ जाएगा। लेकिन आपको प्राइमा फेसिया चीजों को देखना है और उसका इंटरिम रेंट तय करना है, और उसके बाद से वो टेनेंट इंटरिम रेंट देने के लिए ही लायबल है, उससे जो रिकवरी होगी वो इंटरिम रेंट के लिए ही होगी, है ना। इसका मतलब गाइडलाइन प्रिंसिपल नहीं है, तो आपको 7 और 8 को प्राइमा फेसिया फॉलो करना है। एप्लीकेबल फॉर स्टैंडर्ड रेंट एंड लॉफुल इंक्रीज सप्लीमेंट्री टू सेक्शन 10। तो सबसे पहले क्या होता है भैया, कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट, है ना, लैंडलॉर्ड टेनेंट ने आपस में तय कर लिया, भैया अच्छा लगा, अच्छे हाँ हम भी ऐसे ये वो करके आपने है ना मिलके किराया कर लिया, आपको जरूरत होगी तो आपने उसको 15,000 कर लिया, आपको लगा कि ज्यादा दे रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी तो 10-10 में खुश है, तो आप क्या गए, आप गए स्टैंडर्ड रेंट के लिए। तो उसके बाद जो आपको रेंट देना है अभी थोड़े दिनों कौन सा रेंट कहलाएगा, इंटरिम रेंट, है ना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जब तक वो कार्रवाई चलती है, और फाइनली आप आ जाते हो आपके स्टैंडर्ड रेंट पे, है ना। इसके बाद फिर आप लॉफुल इंक्रीज की भी बात कर सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंटरिम स्टैंडर्ड रेंट, है ना, इंटरिम है लेकिन स्टैंडर्ड रेंट है। और आखिरी में लिखा है कि डेट फ्रॉम व्हेन इफेक्ट, आखिरी में आरसीए को बता भी देना है कि जो इंटरिम है इसको लागू अपने को कब से करना है। तो छोटी सी बात थी सेक्शन आपके 11 की।